यूके में 115021 नाम की एक और स्टडी शुरू करने के लिए रेगुलेटरी ऑथराइजेशन का एप्लीकेशन फाइल किया है। रेगुलेटरी ऑथराइजेशन मतलब वो सरकारी एजेंसी जो दवा ट्रायल्स को मंजूरी देती है, जैसे यूके में MHRA। हाँ, बिल्कुल वही। हर देश में ऐसी हेल्थ एजेंसीज होती हैं जो देखती हैं कि कोई भी नई दवा या थेरेपी क्लिनिकल ट्रायल में यूज होने या मार्केट में आने से पहले सेफ्टी और पोटेंशियल एफिकेसी के स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है या नहीं। तो एंट्राडा ने MHRA से एक्सॉन 50 ट्रायल शुरू करने की परमिशन मांगी है। और ये ट्रायल कब तक शुरू करने का इरादा है? उनका लक्ष्य है 2026 के अंत तक इस ट्रायल को शुरू करना। अगर ये प्लान सक्सेसफुल होता है तो एंट्राडा के पास DMD के 3 अलग अलग पर महत्वपूर्ण जेनेटिक सब टाइप्स को टारगेट करने वाले क्लिनिकल प्रोग्राम्स होंगे। एक्सॉन 44, 45 और 50 स्किपिंग। 3 अलग अलग एक्सॉन? हाँ, इससे उन्हें DMD के जेनेटिकली डाइवर्स लैंडस्केप में एक वाइडर रीच मिलेगी, क्योंकि अलग अलग एक्सॉन म्यूटेशन वाले पेशेंट्स को अलग अलग एक्सॉन स्किपिंग दवाओं की जरूरत होती है। ये तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी लगती है। लेकिन इन दवाओं के अलावा सोर्स में एंट्राडा की एक खास टेक्नोलॉजी EVWAM टेक्नोलॉजी का भी जिक्र है। इसे उनका सीक्रेट वेपन या गेम चेंजर जैसा कुछ बताया जा रहा है। ये EVWAM आखिर है क्या भला? EVWAM इसका मतलब है एंडोसोमल एस्केप व्हीकल। ये एंट्राडा की अपनी प्रोप्राइटरी मतलब उनकी खुद की डेवलप्ड की हुई और ओन्ड डिलीवरी टेक्नोलॉजी है। डिलीवरी टेक्नोलॉजी? हाँ, देखिए, एक इफेक्टिव एक्सॉन स्किपिंग दवा बना लेना तो पजल का सिर्फ एक पीस है। असली चैलेंज है उस दवा को सही जगह यानी मसल सेल्स के अंदर और सेल के अंदर भी सही कंपार्टमेंट तक इफेक्टिवली पहुंचाना। ये डिलीवरी जो है जेनेरिक थेरेपी में हमेशा से एक बड़ा हर्डल रही है। तो क्या EVV एक तरह का स्मार्ट डिलीवरी ट्रक है जैसा हमने पहले सोचा था, जो दवा के पैकेज को सही एड्रेस मसल सेल पर ले जाता है और उसे अंदर सेफली पहुंचाता भी है? हाँ, ये एनोलॉजी काफी हद तक सही है। EVV को खास तौर पर डिजाइन किया गया है कि वो एक्सॉन स्किपिंग थेरेपी वाले मॉलिक्यूल को पकड़ कर रखे और उसे मसल सेल्स के अंदर ले जाए। ओके। लेकिन इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सेल के अंदर एंडोसोम नाम की थैलियों जैसी चीजें होती हैं, उनमें दवा अक्सर फंसकर नष्ट हो जाती है। EVV का काम है दवा को उन एंडोसोम से बचाकर बाहर निकालना। ओह, मतलब दवा एंडोसोम में ट्रैप ना हो जाए। हाँ, एग्जैक्टली। वो एंडोसोमल ट्रैप से बचने में मदद करती है ताकि दवा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तक पहुंच सके जहां उसे अपना काम करना है। अगर ये टेक्नोलॉजी वाकई ऐसा कर पाती है तो इसके फायदे क्या हो सकते हैं? क्या दवा ज्यादा असरदार हो सकती है? हाँ, सोर्स के अनुसार इसके कई पोटेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहला, शायद सबसे जरूरी, पुरानी या ट्रेडिशनल एक्सॉन स्किपिंग दवाओं की तुलना में बेहतर एफिकेसी मतलब ज्यादा असरदार। अगर दवा ज्यादा मात्रा में सही जगह पहुंचती है तो उसका असर भी ज्यादा होने की उम्मीद है। दूसरा, बेहतर डिलीवरी का मतलब ये भी हो सकता है कि शायद दवा की कम डोज की जरूरत पड़े। अच्छा, उससे साइड इफेक्ट्स का रिस्क कम हो सकता है? हाँ, पोटेंशियली। तीसरा, हायर एफिशिएंसी मतलब दवा का बेहतर यूटिलाइजेशन। और चौथा, संभवतः लंबे समय तक चलने वाले लाभ। अगर दवा सेल में ज्यादा देर तक एक्टिव रहती है तो हो सकता है पेशेंट्स को इंजेक्शन या इन्फ्यूजन कम बार लेने की जरूरत पड़े। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। ये उनके जीवन को आसान बना सकता है। ये EEV तकनीक अगर वाकई ये डिलीवरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है जो जेनेटिक थेरेपी में इतनी बड़ी चुनौती रही है, तो ये तो सिर्फ एंट्राडा के लिए नहीं पूरे फील्ड के लिए बड़ा कदम हो सकता है। क्या सोर्स में इसकी चुनौतियों का भी जिक्र है? सोर्स में मेनली EEV की पोटेंशियल और फायदों पर फोकस है, जो कि कंपनी की अनाउंसमेंट्स में नेचुरल है। लेकिन हाँ, किसी भी नई टेक्नोलॉजी की तरह इसे भी क्लिनिकल ट्रायल्स में खुद को प्रूव करना होगा। सही। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्ग टर्म सेफ्टी प्रोफाइल, अलग अलग पेशेंट्स में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, ये सब चुनौतियां तो रहती ही हैं। लेकिन अगर EEV अपने वादे पर खरी उतरती है तो ये निश्चित रूप से एंट्राडा को दूसरों की तुलना में एक सिग्निफिकेंट एज दे सकती है। ये कैसे दवा दी जाती है उसे उतना ही इम्पोर्टेंट बना सकती है जितना कि क्या दवा दी जाती है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी स्टडीज को एक्सॉन 44, 45, 50 और ये EVV तकनीक एक साथ देखें तो इनका ओवरऑल क्या महत्व है? ये सब क्यों मैटर करता है? ये कई लेवल्स पर मैटर करता है। पहला, ये DMD के खिलाफ लड़ाई में एक सॉलिड साइंटिफिक प्रोग्रेस दिखाता है। ये ट्रीटमेंट्स
सीधे बीमारी के मूल जेनेटिक कारण को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने की नहीं। हाँ, ये जेनेटिक मेडिसिन की पावर दिखाता है। और दूसरा पहलू शायद पर्सनलाइजेशन से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, डीएमडी कोई एक बीमारी नहीं है, बल्कि अलग अलग तरह के जेनेटिक म्यूटेशंस का ग्रुप है। एक्सॉन स्किपिंग एक तरह से पर्सनलाइज्ड या प्रिसिजन मेडिसिन अप्रोच है। अच्छा। ये स्पेसिफिक म्यूटेशन वाले पेशेंट्स के लिए टारगेटेड ट्रीटमेंट्स बनाने की अनुमति देता है। एंट्राडा का एक साथ कई एक्सॉन 44, 45, 50 पर काम करना दिखाता है कि वो डीएमडी की इस जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझते हैं और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा, निश्चित रूप से वो उम्मीद जो ये पेशेंट्स और उनके परिवारों को देता है। हाँ, वो सबसे जरूरी है। जैसा हमने डिस्कस किया, लक्ष्य है पार्शियल डायस्ट्रोफिन प्रोडक्शन को रिस्टोर करना। अगर ये कामयाब होता है तो ये बीमारी की प्रोग्रेशन को धीमा कर सकता है, मसल फंक्शन को लंबे समय तक मेंटेन रख सकता है और शायद क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ा सुधार ला सकता है। हर छोटा कदम मायने रखता है। हाँ, चलने फिरने की क्षमता को कुछ और साल बनाए रखना या हाथ की ताकत को बनाए रखना, ये सब डीएमडी से प्रभावित लोगों के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। और तकनीकी नजरिए से, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ईईवी जैसी एडवांस्ड डिलीवरी टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी जेनेटिक थेरेपी की पुरानी बाधाओं को दूर करने के लिए लगातार नए तरीके खोज रही है। और इसका असर शायद डीएमडी से आगे भी जा सकता है। बिल्कुल, अगर ये सफल होती है तो इसका इम्पैक्ट दूसरी जेनेटिक या मस्कुलर डिजीज के ट्रीटमेंट पर भी पड़ सकता है, जहां ड्रग डिलीवरी एक चैलेंज है। तो अगर हमें आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालना हो, कुछ की टेकअवेज जो श्रोताओं को याद रखने चाहिए, तो वो क्या होंगे? बिल्कुल सिंपल शब्दों में। ओके, पहला मेन पॉइंट ये है कि एंट्राडा थेरेप्यूटिक्स डीएमडी जैसी सीरियस बीमारी के लिए रियल टारगेटेड ट्रीटमेंट बनाने की दिशा में तेजी से और सॉलिड कदम उठा रही है। वो सिर्फ एक नहीं बल्कि कई अलग अलग जेनेटिक म्यूटेशंस को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, उनकी दवाएं जैसे कि कैसीमसा एक्सॉन 45 के लिए और जो एक्सॉन 44 और 50 के लिए बन रही हैं, उनका एम है शरीर को वो जरूरी मसल प्रोटीन डायस्ट्रोफिन का एक छोटा लेकिन फंक्शनल वर्जन बनाने में मदद करना, जिसकी कमी डीएमडी का कारण है। ओके। तीसरा, उनकी ईवीवी डिलीवरी टेक्नोलॉजी एक अहम पोटेंशियल एडवांटेज देती है, जिसका मकसद है दवा को सीधे मसल सेल्स तक ज्यादा इफेक्टिवली पहुंचाना। ये उनकी थेरेपी को शायद और पावरफुल बना सकता है। और चौथा, साल 2026 पर नजर रखनी होगी। हाँ, उस साल एक्सॉन 44 और एक्सॉन 45 प्रोग्राम्स के महत्वपूर्ण क्लिनिकल डेटा आने की उम्मीद है। ये रिजल्ट्स न सिर्फ एंट्राडा के फ्यूचर के लिए, बल्कि दुनिया भर के हजारों परिवारों के लिए नई दिशा और उम्मीद तय कर सकते हैं, जो इस चैलेंजिंग बीमारी से जूझ रहे हैं। हाँ, और ये प्रोग्रेस सिर्फ डीएमडी कम्युनिटी के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एक बड़ी पिक्चर भी दिखाती है। ये शो करती है कि कैसे टारगेटेड जेनेटिक थेरेपी और एडवांस डिलीवरी सिस्टम्स रेयर और मुश्किल बीमारियों के इलाज का पूरा सीन बदलने का पोटेंशियल रखते हैं। बिल्कुल, ये लगातार साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशन की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। हाँ, हर ऐसी सफलता, हर छोटा या बड़ा साइंटिफिक कदम न सिर्फ उस खास बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए होप जगाता है, बल्कि ये दूसरी रेयर डिजीजेस के लिए भी नए रास्ते और पॉसिबिलिटीज खोल सकता है। ये जेनेटिक मेडिसिन के फील्ड में हो रहे एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स का एक लाइव एग्जाम्पल है। हम बीमारियों को सिर्फ उनके लक्षणों से नहीं, बल्कि उनके मूल कारण, मतलब जेनेटिक लेवल पर समझने और उन्हें ठीक करने की तरफ बढ़ रहे हैं। ये मेडिकल साइंस में एक बड़े शिफ्ट का संकेत है। ये सब सुनने में बहुत पॉजिटिव और होपफुल लगता है, लेकिन विज्ञान की इस तरक्की के साथ एक प्रैक्टिकल और शायद थोड़ा मुश्किल सवाल भी खड़ा होता है। जैसे जैसे ये एडवांस ट्रीटमेंट्स जैसे एक्सॉन स्किपिंग थेरेपी हकीकत के करीब आ रहे हैं, एक बड़ा सवाल यह है कि इन्हें दुनिया भर में उन सभी पेशेंट्स तक कैसे पहुंचाया जाएगा जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। हाँ, ये एक बहुत ज़रूरी और कॉम्प्लेक्स मुद्दा है जिस पर अब सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। जेनेटिक थेरेपीज़ अक्सर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से बहुत महंगी होती हैं। इनकी कॉस्ट एक बड़ी बाधा बन सकती है। कॉस्ट के अलावा और क्या चुनौतियां हो सकती हैं एक्सेसिबिलिटी को लेकर? कॉस्ट के अलावा बड़े स्केल पर इनका प्रोडक्शन करना, क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करना और इन्हें दुनिया भर में, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज और दूरदराज के इलाकों में इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करना भी बड़ी लॉजिस्टिकल चुनौतियां हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस भी हर देश में अलग-अलग और टाइम लेने वाले हो सकते हैं।
हेल्थ केयर सिस्टम्स को भी इन नए तरह के ट्रीटमेंट्स को अपने सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए तैयार होना होगा। तो साइंटिफिक सक्सेस पजल का सिर्फ एक हिस्सा है। अगला बड़ा स्टेप शायद ये सुनिश्चित करना होगा कि ये जो लाइफ चेंजिंग डिस्कवरीज हैं वो सिर्फ कुछ लकी लोगों तक ही ना रह जाएं, बल्कि हर उस इंसान तक पहुंचे जिसे इनकी जरूरत है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक साइंटिफिक या इकोनॉमिक चैलेंज नहीं, बल्कि एक एथिकल और सोशल जिम्मेदारी भी है। बिल्कुल सही कहा। एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी मतलब पहुंच और सामर्थ्य इन ट्रीटमेंट्स की असली सफलता के लिए उतने ही जरूरी होंगे जितनी कि उनकी क्लिनिकल इफेक्टिवनेस। हाँ, ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर साइंटिस्ट्स, कंपनियों, सरकारों और सोसाइटी को मिलकर काम करना होगा ताकि साइंस का फायदा सब तक पहुंच सके। ये एक ऐसी बातचीत है जिसे हमें साइंटिफिक प्रोग्रेस के साथ-साथ लगातार जारी रखना होगा। निश्चित रूप से ये एक ऐसा विचार है जिस पर भविष्य में और गहराई से सोचने की जरूरत होगी। आज के लिए एंट्राडा थेरेप्यूटिक्स की प्रगति और उनके आने वाले नतीजे डीएमडी समुदाय के लिए आशा की एक महत्वपूर्ण किरण जरूर प्रस्तुत करते हैं।